integrate it, add wings to your career. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। मैं लोकेश मोटवानी आपका वापस स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंटीग्रेट इट में। देखो, आरसीसी डिजाइन का कुछ छोटा सा टॉपिक बच गया था, ठीक है। मैंने कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस के कारण अपना थोड़ा गैप आ गया था, ठीक है। अब अपन वापस रेगुलर करेंगे। क्लियर? देखो, आरसीसी डिजाइन में अपन ने देखो सारा कंप्लीट सिलेबस लगभग कर दिया है। सिर्फ डिजाइन ऑफ फुटिंग अपन ने देख रहे थे। डिजाइन ऑफ फुटिंग में मैंने देखो टाइप्स ऑफ फुटिंग स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। टाइप्स ऑफ फुटिंग में मैंने आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है, कंबाइंड फुटिंग, सारे के सारे टाइप्स होते हैं, जितने भी डीप फाउंडेशन और स्लैब फाउंडेशन के बीच में डिफरेंस वगैरह सब कुछ बताया था, ठीक है। अब देखो आरसीसी का जो अपना सिलेबस है उसमें टाइप्स ऑफ फुटिंग तो है, ठीक है, वो अपन ने देख लिया। अब डिजाइन कंसिडरेशन बचता है, ठीक है। आज वाले सिलेबस में आज वाले लेक्चर में अपन क्या देखने वाले हैं? आज वाले लेक्चर में अपन डिजाइन कंसिडरेशन देखेंगे कि कैसे कैसे अपन, जैसे मोमेंट्स हो गए, शियर हो गए, उनका क्या क्लॉज होता है, ठीक है। वही IS 456 हमें वही स्टैंडर्ड लेके रखना है, हमें कोड मैंने फॉलो करना था। अपन ने जितने भी बीम्स किया, कॉलम किया, स्लैब किया, पूरा आरसीसी में अपन किसको फॉलो करते थे? सिर्फ और सिर्फ IS 456 को, है ना। तो IS 456 के जो डिजाइन कंसिडरेशंस है, ठीक है, कैसा शियर का कौन सा सेक्शन लेना है, क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। जैसे हर कॉलम का, बीम में सब अपने क्रिटिकल सेक्शन देखे थे, तो वो क्रिटिकल सेक्शन भैया शियर के किस हिसाब से डिजाइन होंगे, ठीक है ना, वो अपन अब आज अपन इस वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, जो पिछले लेक्चर मैंने जहां कंटिन्यू छोड़ा था मैं वहीं से ही वापस कंटिन्यू कर रहा हूं। अपन ने सिर्फ और सिर्फ पिछले एक लेक्चर में जो डिजाइन ऑफ फुटिंग का है वो अपन ने पार्ट 1 का था, आज अपन पार्ट 2 करने वाले हैं। ओके, तो डिजाइन ऑफ फुटिंग में अपन ने पहले सिर्फ और सिर्फ क्या देखे थे? सारे पार्ट्स देखे थे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि स्ट्रिप फाउंडेशन, स्ट्रैप फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, इनके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। इसके बाद जैसे आज अपना डिजाइन ऑफ फुटिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन लगाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अपने चैनल पर कंटिन्यू क्वेश्चंस चलेंगे, ठीक है, आरसीसी के। उसके बाद एक लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं? उसके बाद जो छोटे रिमेनिंग टॉपिक्स है, जैसे स्टेयरकेस हो गया, वाटर टैंक्स हो गया वगैरह, वो अपन फिर एक लेक्चर में लास्ट में कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो आज अपन डिजाइन कंसिडरेशन देखने वाले हैं, किसमें? किसकी? डिजाइन ऑफ फुटिंग की, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फुटिंग। और मैंने पिछले लेक्चर में फुटिंग और फाउंडेशन के बीच में डिफरेंस बताया था, ठीक है ना। फुटिंग मतलब डिजाइन ऑफ शैलो फाउंडेशन, ओनली फॉर ओनली हम किसकी बातें कर रहे हैं? शैलो फाउंडेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी को अपन ने क्या नाम दिया था? फुटिंग नाम दिया था, ठीक है ना। हमारे सिलेबस में डीप फाउंडेशन की डिजाइन नहीं है, पाइल फाउंडेशन की डिजाइन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसकी है? फुटिंग की, या मैं कह सकता हूं शैलो फाउंडेशन। ओके, तो डिजाइन कंसिडरेशन से पहले मैंने को एक डेप्थ का क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, ठीक है। अब जो हमारा रोल प्ले करेगी ना जो डिजाइन में, वो क्या होगी? डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, ठीक है। डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन का सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसकी मिनिमम डेप्थ, ठीक है। डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन मतलब कि हमें जो फाउंडेशन, हम यहाँ पे हमें मान लो ये स्ट्रक्चर है ऊपर, ठीक है, यहां मुझे ऐसे फुटिंग बनानी है, ये फुटिंग बनानी है, एक शैलो फाउंडेशन की फुटिंग बनानी है मेरे को, डिजाइन करनी है, तो ये इसकी मिनिमम डेप्थ, डी मिनिमम की बात करूं, ठीक है। ये जो डी मिनिमम, ये कॉलम मान लो ऊपर से लोड आ रहा है, ठीक है, ये इसकी एक्सिस, तो ये जो मिनिमम डेप्थ का क्या क्राइटेरिया होता है वो मुझे देखना पड़ेगा। ओके, तो मैं बात करता हूं कि ऑल द फाउंडेशन, ऑल टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, हर कोई भी टाइप ऑफ फाउंडेशन हो ना, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है? फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, जो मेरी मिनिमम डेप्थ है ना 50 सेंटीमीटर तो होनी ही होनी चाहिए। 50 सेंटीमीटर, ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में है। ओके, इसको ढंग से लिख दो भले, 50 सेंटीमीटर। क्लियर? और ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है एस पर IS 1080। ये ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ डिजाइन ऑफ फाउंडेशन का कोड है, इसीलिए वहां से ये अपना क्लॉज आया हुआ है और ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फाउंडेशन मिनिमम डेप्थ जो है वो 50 सेंटीमीटर होगी। किससे? ये। और एक और फॉर्मूला आता है, रैंकाइंस फॉर्मूला, जो मिनिमम डेप्थ हमें प्रोवाइड करता है। ये प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है, ठीक है, जो अपन डिजाइन करने से पहले एक अपने को प्रिलिमिनरी डिजाइन करना पड़ता है ना, कि भैया कि अपन ने जैसे बीम्स में मानी थी कि इसकी डेप्थ अपन L/D का रेशियो 10 ले लेते थे, वो, ठीक है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। तो रैंकाइंस फॉर्मूला से हमें मिनिमम डेप्थ का प्रिलिमिनरी एस्टिमेट मिलता है, एस्टिमेट, ठीक है। और रैंकाइन फॉर्मूला क्या होता है? ये डायरेक्ट पूछा गया है बहुत बार, रैंकाइंस फॉर्मूला डी मिनिमम इज इक्वल्स टू QC अपॉन गामा 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है हर केस में। ये आपने सॉइल फाउंडेशन में भी अपन ने पढ़ा था, जब सॉइल मैकेनिक्स पढ़ी थी तब भी ये फॉर्मूला आया था, और यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा शैलो फाउंडेशन के केस में। रैंकाइन फॉर्मूला हमें क्या देता है, यहाँ से प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, इनिशियल मुझे एस्टिमेट पता चलता है कि अच्छा इतनी मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, जैसे 50, 100, 60 जितनी भी आई, ठीक है। ये QC क्या है, ये QC क्या है, देखो गामा तो मुझे पता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल है, और ये जो ग्रॉस प्रेशर है नीचे से, जो फुटिंग का जो इधर प्रेशर लगता है सॉइल का, ठीक है, ग्रॉस प्रेशर, ठीक है, ग्रॉस GR, ग्रॉस प्रेशर ऑफ सॉइल, ग्रॉस प्रेशर ऑफ सॉइल ऑन द फुटिंग, ठीक है, ऑन द बिलो द फुटिंग लिख लो बोले या कैसे भी लिख लो, ऑन पॉइंट बिलो फुटिंग। क्लियर, ये रैंकाइन फॉर्मूला हो गया। साइन फाई, फाई क्या है अपना, एंगल ऑफ रिपोज, ये सबको पता है, ये अपन देख ही चुके हैं, ठीक है। ये छोटा सा एक क्लॉज था डिजाइन ऑफ व्हाट, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के लिए। क्लियर, ग्रॉस प्रेशर बोलो या ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी बोल दो, ये ज्यादा वर्ड सही है, ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं डिजाइन कंसिडरेशन। सारे डिजाइन कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, और कोड जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, लगभग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं डिजाइन कंसिडरेशन से आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव पर्पज से अपने को मिलेंगे आरसीसी डिजाइन में। जितने भी फुटिंग के क्वेश्चन बनते हैं ना, जितने भी मोस्टली भैया मिनिमम कवर पूछ लेगा, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट का क्रिटिकल सेक्शन पूछ लेगा, शियर फोर्स का क्रिटिकल सेक्शन पूछ लेगा, टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, जितने भी क्लॉज अपन ने जैसे जैसे अपन ने सारे मेंबर्स में देखे ना, बीम्स में, कॉलम्स में, स्लैब्स में, वैसा का वैसा ही वही बात है। देखो डिजाइन कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो डिजाइन कंसिडरेशन अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर मेंबर के लिए। भले लिखने वाले डिजाइन कंसिडरेशन, डिजाइन कंसिडरेशन सारे के जितने भी क्लॉज देखेंगे अपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे, एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं सबको मार्क कराता चल रहा हूं सब अपन, और आपको हाँ टेलीग्राम चैनल पे अपने को इसके नोट्स ऑलरेडी हमारे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा। सारे आरसीसी, सॉम, सॉइल सबके नोट्स पढ़े हैं, हैंड रिटन है, ठीक है, ये सारे नोट्स मैंने खुद ने बनाए हैं। क्लियर, पहला मिनिमम नॉमिनल कवर, देखो ये ध्यान रखना, मिनिमम नॉमिनल कवर है फॉर द फुटिंग, कितना 50 mm, ध्यान रखना, ये मोस्ट पहला क्लॉज हो गया इंपॉर्टेंट। 50 mm फॉर फुटिंग्स लिख लो, पता ही है फुटिंग्स की बात हो रही है। अब फुटिंग में समझ गए आगे, शैलो फाउंडेशन और डीप की बात नहीं हो रही यहां पर। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्लॉज पढ़ेंगे अपन, पढ़ेंगे थिकनेस। थिकनेस कहां पर, एट द एज ऑफ द फुटिंग, एट द एज ऑफ द फुटिंग्स, ठीक है। तो थिकनेस का क्लॉज ये होता है, देखो एक मैंने जब पेडेस्टल कराया था ना पिछले लेक्चर में, जब अपना पार्ट 1 था, उसमें मैंने एक 10 अल्फा का फॉर्मूला बताया था, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ ओनली किसके लिए था, कंक्रीट पेडेस्टल्स के लिए था। यहां अपन बात करेंगे आरसीसी फुटिंग्स की बात करेंगे, ओके। तो पहला, और इसका क्लॉज भी लिख लो, इसका क्लॉज है 34.1.2, ठीक है। ये देखो ये IS 456 का है, ध्यान रखना, 2000। क्लियर, ये IS 456 2000 का क्लॉज 34.1.2 में आपको ये क्लॉज मिल जाएगा, थिकनेस एट द एज ऑफ द फुटिंग। और अपन ये पूरा कंप्लीट होने के बाद वापस से जीरो से पहले पेज से कोड को सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्लॉज देखेंगे, आप उसकी टेंशन मत लेना। अभी तक अपना जितना भी सिलेबस हुआ है कंप्लीट कोड के हिसाब से ही हुआ है, बट एक बार अपन पूरा गो थ्रू कर लेंगे कोड को। क्लियर, तो ठीक है। तो ये जो क्लॉज है वो क्या कहता है, ये क्लॉज कहता है कि मिनिमम थिकनेस एट द एज ऑफ द फुटिंग, मिनिमम थिकनेस एट द एज ऑफ द फुटिंग ऑन सॉइल्स। अब देखो दो केस आ गए, ऑन सॉइल्स, ऑन पाइल्स, ठीक है। अगर पाइल के ऊपर है मेरी फुटिंग, ऑन पाइल्स, ठीक है, तो मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए उसके ऊपर, ठीक है, सॉइल के ऊपर मिनिमम थिकनेस कितनी चाहिए, और एट द एज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एट द एज, ये होती है 150 mm और ये होगी 300 mm, ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं, मिनिमम एट द एज ऑफ द फुटिंग, एज ऑफ द फुटिंग पर मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए। अगर मेरी फुटिंग किस पे रेस्ट कर रही है, रेस्टिंग ऑन द सॉइल्स, ठीक है, और रेस्टिंग ऑन द पाइल्स कितना होगा, 300 mm। ये इंपॉर्टेंट क्लॉज था। क्लियर, नेक्स्ट चलें आगे। और एक और, वो भी तो बता ही चुका हूं मैं, पेडेस्टल वाला,
अच्छा, और वो जो कंक्रीट पेडेस्टल के लिए था वो कितना था, 10 अल्फा शुड नॉट बी लेस देन 0.9 अंडर रूट 100 क्यू नॉट अपॉन एफ सी के प्लस 1। ठीक है, ये मैं पहले पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, बट यहाँ पे बात हो रही है तो मिनिमम थिकनेस की, ये किसके लिए, फॉर कॉन्क्रीट पेडेस्टल, कॉन्क्रीट पेडेस्टल्स के लिए। ठीक है, और पेडेस्टल मैं आपको बता चुका हूँ, जिस बच्चे ने मेरा कॉलम वाला लेक्चर नहीं देखा है वो जाके देखो पेडेस्टल क्या होता है। क्लियर, तो ये क्लॉज हो गए किसके, मिनिमम थिकनेस के। अब अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट चलते हैं बेंडिंग मूवमेंट वाले। ठीक है, जो बेंडिंग के क्लॉजेस हैं, फिर शियर के करेंगे। बेंडिंग मूवमेंट वाले देखो क्वेश्चन आता है, इसका 100% क्वेश्चन आता है। अगर मैं डिजाइन कंसिडरेशन की बात कर रहा हूँ, फुटिंग की बात कर रहा हूँ, तो बेंडिंग मूवमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब अपन को ये देखना नहीं है, डिजाइन नहीं करनी है, अपने पूरा का पूरा जो अपना सिलेबस है, राजस्थान जेई हो, एसएससी जेई हो, सिंपल, ठीक है, प्री की बात कर रहा हूँ, एसएससी जेई में ऑब्जेक्टिव पर्पस की बात कर रहा हूँ, तो इसमें पूछा जाता है क्रिटिकल सेक्शन। बेंडिंग मूवमेंट अब निकलवाएगा नहीं अपन से कि कितना बेंडिंग मूवमेंट मेरी फुटिंग में आ रहा है, इतना उसको कराने का मतलब ही नहीं है। उसको सिर्फ ये पूछेगा कि मेरा क्रिटिकल सेक्शंस कहाँ है। पूरे फुटिंग चैप्टर में आपको क्रिटिकल सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक अलग पर्पस के लिए क्रिटिकल सेक्शन अलग होता है, इसीलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन से ही क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। क्लियर, तो अब मैं थर्ड क्लॉज की बात करूंगा, किसकी, बेंडिंग मोमेंट की। ठीक है, अब मुझे बेंडिंग मोमेंट की अगर बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बात करूंगा, ओनली फॉर ओनली बेंडिंग मोमेंट्स के लिए बात करूंगा। अब मुझे बेंडिंग मोमेंट अगर निकालना है तो मैं किस सेक्शन पे बात करूंगा, तो क्रिटिकल सेक्शन मुझे पता होना चाहिए कि इस सेक्शन पे मेरे को बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ठीक है, इसका क्लॉज देख लो 34.2, क्लॉज 34.2 ऑफ IS 456। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन, अब क्रिटिकल सेक्शन में भी बात आ जाती है कि अगर जैसे ये एक है, ये मैं यहां पर फुटिंग बना रहा हूं, ये मेरा बन रहा है कॉलम। ठीक है, ये कॉलम है, ये आप क्या देख रहे हो, ये आप प्लान देख रहे हैं अपन। ठीक है, प्लान ऑफ द फुटिंग। तो अब मुझे चाहिए कि क्रिटिकल सेक्शन कहां लेना है। मुझे क्रिटिकल सेक्शन मेरे को लेना होता है, अगर मेरा क्या है, ये मेरा ये कॉलम है या पेडेस्टल है, ठीक है, तो लेना होता है मेरे को यहां पर एट द फेस ऑफ द कॉलम। अगर मैं ये इधर की बात करूं, ये 1 सेक्शन ले लो और यहां पर ले लो 2 इन सेक्शंस पर मेरे को ये देखो एट द फेस ऑफ द कॉलम, एक ये दिख रहा है, एक ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, यानी मैं यहां लिख रहा हूं फेस ऑफ द कॉलम। ठीक है, ये इसकी सेंटर लाइन बना लो भले यहां पर कॉलम की। ठीक है, इसकी इधर इसकी डायमेंशंस लिख लो, ये डायमेंशन है B, ये डायमेंशन है D या L, कुछ भी ले लो, और इसको ले लो स्मॉल b और स्मॉल d। ठीक है, ये कॉलम की डायमेंशन है, ये फुटिंग की डायमेंशन है। तो फेस ऑफ द कॉलम पे, एट द फेस ऑफ द कॉलम मेरा क्रिटिकल सेक्शन होगा फॉर व्हाट, बेंडिंग मोमेंट। अब यानी कि मुझे जो बेंडिंग मोमेंट निकालना है ना, वो इस सेक्शन पे निकालना है, वो मेरा मोमेंट क्या होगा, डिजाइन मोमेंट होगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द क्रिटिकल सेक्शन फॉर डिजाइन ऑफ बेंडिंग मोमेंट या फॉर डिजाइन ऑफ व्हाट, फुटिंग, व्हेन व्हाट वी कैलकुलेटिंग मूवमेंट। तो अगर मेरे को बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करना है तो मैं कहाँ कैलकुलेट करूंगा, एट दी फेस ऑफ दी कॉलम पर। ठीक है, अब जब बात हो रही है, अगर ये कॉलम है, ये क्या बात हो रही है, फॉर कॉलम्स और पेडेस्टल्स की बात हो रही है, ये ओनली फॉर ओनली, अगर वॉल की बात नहीं हो रही है अभी। कॉलम एंड पेडेस्टल, ठीक है, रेस्टिंग ऑन सॉइल्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैसनरी वॉल्स की, ठीक है, अगर मुझे मैसनरी वॉल की फुटिंग बनानी है तो उसका क्या सेक्शन, ये आपको मैं सिर्फ डायग्राम से समझाऊंगा, आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, एट द फेस ऑफ द कॉलम फॉर बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, पहला केस ये, और सेकंड केस अगर मैं मैसनरी वॉल्स की बात करूं तो वो होगा एट द सेंटर लाइन। जैसे ये मैसनरी वॉल है, ठीक है, इसकी फुटिंग बनानी, ये फुटिंग, ये भी प्लान है। ठीक है, तो इसका अगर जो मेरा मिड सेक्शन है, ये रहा और ये रहा। ठीक है, अब मेरे को दूसरे पेन से बनाना पड़ेगा। हाफ वे बिटवीन द सेंटर लाइन, अब देखो ये एज ऑफ द फुटिंग है, ठीक है, ये एज ऑफ द वॉल है, सॉरी, एज ऑफ द वॉल और इसके सेंटर, इनके बीच में ये जो सेक्शन होगा मेरा, ठीक है, ये ब्लू वाला सेक्शन जो होगा ना, इसके सेंटर के और इसकी एज के, इसके सेंटर में, हाफ वे बिटवीन, इनके हाफ में। ठीक है, अगर मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, पूरी, ये पूरी अगर B है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा B/2, तो ये हो जाएगी, ये वाली कितनी हो जाएगी, आधी, B/4 हो जाएगी। ठीक है, ये लेंथ B/4,
ठीक है, क्लियर? आई बात समझ में? ये देखो, ये वाली ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ कि सेंटर से कितना अपन जाएंगे, b/2 पे, तो अपन किस पे आ जाएंगे, फेस पर। ये वाला क्वेश्चन यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है, एट द फेस ऑफ द कॉलम और एट द डिस्टेंस व्हाट, हाफ द साइज ऑफ द कॉलम, यहाँ ये b/2 है कि नहीं, क्लियर? क्योंकि तभी तो मेरे को फेस मिलेगा। अगर सेंटर से मैं हाफ डिस्टेंस मेरे को फेस तक जाना है तो मतलब ये कंप्लीट b थी, b की आधी b/2 और यहाँ पर b/2 की भी आधी हो जाएगी b/4, ये वाला सेक्शन, क्लियर? तो ये बात हो रही है एट द फेस ऑफ द कॉलम फॉर सपोर्टिंग अ कॉन्क्रीट पेडेस्टल ऑन आरसी वॉल, ठीक है, ये तो वही है। और ये वाला किसके लिए हो जाएगा, हमारा मैसनरी वॉल्स के लिए, क्लियर? यानी कह सकता हूं मैं अंडर द मैसनरी वॉल, अंडर मैसनरी वॉल, क्लियर? अब देखो थर्ड अपन क्या करने वाले हैं, शेयर, थर्ड नहीं फोर्थ क्लॉज है, ठीक है। अब अपन शेयर की बात करेंगे, मतलब शेयर फोर्स का हमें कौन सा क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है, इसका क्लॉज हमें मिलेगा 31.6, ठीक। तो बताओ, अब मैंने बात करी थी जब मैंने स्लैब बताया था, तो स्लैब में 1 वे शेयर और 2 वे शेयर दोनों आए थे। तो फुटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 वे शेयर और 1 वे शेयर दोनों हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। हम नॉमिनल स्ट्रेस निकालेंगे, शेयर स्ट्रेस कैसे, VU/BD, वो तो कब होगा, जब 1 वे होगा। और 2 वे में मतलब पंचिंग शेयर मुझे निकालना पड़ेगा 2 वे शेयर के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, मैं सेक्शंस बताऊंगा और कैसे निकालूंगा वो भी बताऊंगा, क्योंकि वो अपने को पता होना चाहिए भाई। अगर आप आगे मेंस दोगे तब उसका पूरा सॉल्व, फुटिंग का पूरा क्वेश्चन आता है। तो पंचिंग शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आज अपन वो देखने वाले हैं, क्लियर? तो देखो, तो शेयर फोर्स की बात करूं तो ये किस में चेक होगा, पहले तो 1 वे और 2 वे के लिए दो केस बनेंगे इसके, 1 वे एंड 2 वे। तो पहले किसकी बात होगी, 1 वे की, क्लियर? तो मैं फर्स्ट बात कर रहा हूं 1 वे शेयर के लिए, ओनली फॉर ओनली 1 वे शेयर। तो इसका क्या, मेरा क्या रहेगा, 1 वे शेयर के लिए क्रिटिकल सेक्शन, ये देखो, ये मेरी फुटिंग, ठीक। 1 वे शेयर के लिए क्या होता है कि जैसे मान लो ये मेरा कॉलम और ये मेरी फुटिंग, क्लियर? तो इफेक्टिव डेप्थ, एट इफेक्टिव डेप्थ, ये मेरा क्रिटिकल सेक्शन होगा 1 वे शेयर के लिए, यहां से, क्लियर? और कहां से इफेक्ट मेरे को लेना है, एट द फेस ऑफ द कॉलम, मेरे कॉलम के फेस से d डिस्टेंस पर, ये मेरा क्रिटिकल सेक्शन कहलाएगा, किसके लिए, फॉर 1 वे शेयर, क्लियर? बात समझ में आती है? तो यानी कि ये कितना है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर b/2 है तो कंप्लीट कितनी हो जाएगी, सेंटर से पूछे तो b/2 प्लस d, ये फॉर क्रिटिकल, ये फॉर किसके लिए, ओनली फॉर ओनली ये 1 वे शेयर के लिए, क्लियर? अच्छा, ये किसके लिए, ऑन फुटिंग ऑन सॉइल्स के लिए, पाइल्स के लिए नहीं, अभी पाइल के लिए भी बताऊंगा। फुटिंग ऑन सॉइल्स की बात करूं अगर, देखो ये सिर्फ चीजें डायग्राम से ही समझ में आएगी, इसलिए इसमें लिखने का कोई सेंस नहीं है। क्रिटिकल सेक्शन एट दी डी डिस्टेंस फ्रॉम फेस ऑफ द कॉलम, ये फेस ऑफ द कॉलम है, आपको नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है इसके, ठीक है। एट दी फेस ऑफ द कॉलम, ये फेस ऑफ द कॉलम से डी डिस्टेंस पर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 1 वे शेयर का, अगर फुटिंग ऑन सॉइल्स है तो डी डिस्टेंस पर क्या होगा, मेरा क्रिटिकल सेक्शन होगा। फिर अभी ये तो किसकी बात हुई, फुटिंग ऑन सॉइल्स की, ठीक। अब बात करूं अगर फुटिंग ऑन क्या है, किस पे है, पाइल्स पर है, तो यही हो जाएगा d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द वॉल, ठीक है, ये वाला सेक्शन हो जाएगा एट d/2 फ्रॉम फेस ऑफ द कॉलम। ये किसके लिए है, ये सेक्शन, अगर मैं ये नाम दूं 1-1 सेक्शन और ये 2-2 सेक्शन, ठीक। तो 1-1 सेक्शन किसके लिए है, 1-1 सेक्शन क्रिटिकल सेक्शन किसके लिए है, फुटिंग ऑन सॉइल्स के लिए, और 2-2 किसके लिए है, ऑन पाइल्स के लिए, फुटिंग ऑन पाइल्स के लिए, ठीक है। तो ये क्रिटिकल सेक्शन अपने को, बस अपने को इतने से मतलब है। अब भाई वो तो अपने को सीधा निकल जाएगा ना, V/BD, हमारे को नॉमिनल तो निकलना ही है, ये तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, चीज तो अपन ये देख ही चुके हैं 1 वे शेयर के लिए, क्लियर? शेयर निकाला, ये क्वेश्चन यहां से आएगा, ठीक है। अब बात किसकी करेंगे अपन, पंचिंग शेयर और 2 वे शेयर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब मैं जो बताने वाला हूं 2 वे शेयर के लिए, ठीक है। ये किसके लिए था, ओनली फॉर ओनली 1 वे शेयर के लिए। अब 2 वे शेयर की अगर बात करूं, अब ढंग से समझना, 2 वे शेयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 वे शेयर को अपन क्या बोलते हैं, पंचिंग शेयर। मैंने बताया था जब अपन ने क्या किया था, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शेयर पढ़ा था,
तब मैंने बताया था कि जब अपन पंचिंग शीयर वो या तो अपन फुटिंग में यूज़ करेंगे या टू वे स्लैब्स में यूज़ करेंगे। देखो टू वे शीयर है, ठीक है, वन वे शीयर और टू वे शीयर। टू वे शीयर अपना टू वे स्लैब्स में आता है ना, तो टू वे शीयर और पंचिंग शीयर। अब देखो ये रहा मेरा वापस फुटिंग, क्लियर, ये मेरी फुटिंग है, ये मेरा क्या है, कॉलम, ठीक। चारों साइड से इसकी हर फेस से d/2 डिस्टेंस पर मेरे को एक पेरीमीटर ड्रॉ करना है। क्या करना है, पेरीमीटर ड्रॉ करना है d/2, ठीक है। ये मेरा फेस ऑफ द कॉलम है, ये वाला, ये सेक्शन आपको सबको पता है, ये फेस ऑफ द कॉलम है, ये बीच में कॉलम है, ठीक है। ये डिस्टेंस सारी की सारी डिस्टेंस क्या है, d/2, 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 ये भी d/2। d क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो d/2, d/2। अब इस सेक्शन, कौन, ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन मेरा क्या कहलाएगा, क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे शीयर। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, शीयर लगेगा कैसे, वो अपन को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब मैं टू वे शीयर समझाने जा रहा हूं, क्लियर। ये मेरी पूरी फुटिंग, ये मेरा फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है। तो जो टू वे शीयर मेरे को रजिस्ट करवाएगा ना, वो ये वाला एरिया रजिस्ट करता है, ठीक है। ये देखो, ये आपको 3D में थोड़ा इमेजिन हो रहा होगा, क्लियर। ये यहां पर इस सेक्शन पर, ये जो देखो पूरा पेरीमीटर पर, अब इसका एरिया मुझे कैसे निकलेगा, इसका एरिया देखो कैसे निकलेगा। यहां पर ये डिस्टेंस कितनी है, ये सेक्शन, ये सब पर किस पर है, d/2, d/2 पर है, ये d/2, ये d/2, और पूरी ये डेप्थ कितनी रहेगी, इस सेक्शन की डेप्थ कितनी रहेगी, देखो d रहेगी, ये d डेप्थ है, ठीक है। मेरे को पूरी डेप्थ ऑफ द फुटिंग में मेरे को शीयर रजिस्ट करवाना है। ये देखो, ये थोड़ा समझ में आ रहा है, इसका एरिया ये अब देखो क्या होगा, ऊपर से लोड आएगा, ठीक है, और नीचे से भी यहां पर ये फुटिंग ग्रॉस प्रेशर लगाएगी, क्लियर। तो मेरे को ये जो शीयर है, ये शीयर कैसे रजिस्ट करेगा, ये ऐसे शीयर, इस एरिया में पंचिंग शीयर रजिस्ट होगा, क्लियर। और मुझे जो शीयर फोर्स V निकालना है, ठीक है, शीयर फोर्स V निकालना है, वो शीयर फोर्स V कैसे आएगा, इसका जो प्रेशर है Q, ठीक है, Q मल्टीप्लाई बाई, अब मुझे क्या चाहिए, ये तो स्ट्रेस आया, एरिया चाहिए। अब किस एरिया में ये लगेगा, क्योंकि मैंने ये एरिया तो मुझे हटाना है, क्योंकि ये पूरे एरिया में लगेगा। किस एरिया में, ये अगर ये लेंथ पूरी B है, ये लेंथ पूरी अगर B है, ये लेंथ अगर पूरी L है, ठीक है, तो Q इंटू B इंटू L तो हो जाएगा माइनस। अब मुझे क्या माइनस एरिया करना पड़ेगा, ये वाले एरिया माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। कौन सा एरिया, ये वाला बीच वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, ये पूरा यहां से लेके यहाँ तक, ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा एरिया मेरे को माइनस करना पड़ेगा। उस एरिया में कितना ये शीयर फोर्स लगेगा, क्लियर, बात समझ में आई। अभी मैं सिर्फ शीयर फोर्स निकाल रहा हूँ, शीयर स्ट्रेस नहीं निकाला है, ये पंचिंग शीयर नहीं निकाला है, अभी मैं शीयर फोर्स निकाल रहा हूँ। शीयर फोर्स कैसा आएगा, V इक्वल टू Q, ये जो Q है, Q मल्टीप्लाई बाय B इंटू L, ये पूरा एरिया, अभी तो ये किया है, माइनस कर रहा हूँ, देखो अब यहाँ पर आया माइनस, तो क्या एरिया माइनस करूँ, ये वाला मेरे को एरिया माइनस करना पड़ेगा। आई ना बात समझ, ये एरिया माइनस करना पड़ेगा, ओके। और ये एरिया कितना होगा, देख के बताओ, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है इसकी डायमेंशन अगर स्मॉल b है, और ये पूरी डायमेंशन कितनी है, स्मॉल d है, लेट अस सपोज, क्लियर। तो इसको d न लेके स्मॉल l ले लो, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा। d डेप्थ है, d डेप्थ ऑफ द फुटिंग है, ओके, क्योंकि ये d/2 डिस्टेंस पर है ना, ये जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है वो d/2 डेप्थ पे होता है, ठीक है, d/2 सॉरी डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम पंचिंग शीयर के लिए। तो ये B और L ले ली, ये मैंने कैपिटल L ले लिया, सही किया, ठीक है। तो बताओ, अब मेरे को बताओ ये एरिया कैसा निकलेगा, ये कितनी है, ये लेंथ कितनी है, B है, तो B में मैं क्या जोड़ दूं, d/2 जोड़ दूं, ठीक है। इस तरफ और इस तरफ कितना जोड़ दूं, इस तरफ भी d/2 है, इधर भी ऐसे ही d/2 और d/2 कितना हो गया, d हो गया पूरा। यानी मैं अगर यहाँ पर पूरा प्रॉपरली लिखूं तो यहाँ पर ये जो इधर देख लो, V इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई बाई BL, ये तो एरिया हुआ टोटल, माइनस मुझे ये एरिया करना है, तो ये एरिया कितना होगा माइनस में, एक तो आ जाएगी देखो B प्लस D और एक आ जाएगी L प्लस D, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ये बता रहा था, ये बहुत कंफ्यूजन होता है, ये B प्लस D क्यों हुआ, क्योंकि d/2 इधर, d/2 इधर, ठीक। तो ये वाला एरिया देखो पूरा माइनस हो गया। ये तो अभी कितना निकला, शेयर फोर्स निकला, अभी मुझे पंचिंग शेयर स्ट्रेस नहीं निकला है टाउ V, ये होगा VU अपॉन, अब एरिया, अब इसका एरिया कहाँ आएगा, इसका एरिया अब मुझे ये वाला एरिया लेना है, ये 3D एरिया जो दिख रहा है ना आपको, जो इधर आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो कि ये यहाँ पर ऐसे ये शेयर को रजिस्ट करेगा, क्लियर। तो ये एरिया कितना निकलेगा बताओ, ये एरिया कैसे निकलेगा, ये पूरा इसका पेरीमीटर का एरिया, मेरे को अब ये पूरा एरिया चाहिए, ठीक है। ये भी देख रहे हो, ये पूरा, ये वाला पूरा,
ठीक है, ये दिख रहा है ऐसे एजेस, ये ऐसे एज, ये एरिया मुझे कैसे निकलेगा, ये एरिया कैसे निकलेगा, तो मेरे को ये लेंथ चाहिए और ये भी लेंथ चाहिए, मल्टीप्लाई पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्थ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, आई ना बात समझ, ये देखो क्लियर। तो इसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू B1 B प्लस डी प्लस बी प्लस एल, तो ये तो क्या आया पेरीमीटर, 2 इंटू बी प्लस डी प्लस बी प्लस इंटू डी हो जाएगा मेरा ये इसकी डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दिया और पेरीमीटर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिल गया मेरे को, एरिया मिल गया इसका, जो ये शेयर रजिस्ट करवाएगा। क्लियर, यहाँ अपन वीओ अपन बीडी करते थे ना, अब अपन को बीडी कैसे करेंगे, अपन अब बीडी तो कर ही नहीं पाएंगे। ये शेयर किस पंचिंग शेयर है, ध्यान रखना, ये सर सिर्फ किसके लिए है, पंचिंग शेयर के लिए है। क्लियर, आई बात समझ। ओके, तो अब ये जो टाउ वी है, ये जो टाउ वी है पंचिंग शेयर, क्लियर। और ये अब जो पंचिंग शेयर स्ट्रेस है वो किससे कम होना चाहिए, ये वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, अगर मुझे शेयर, क्योंकि अभी अपन शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड तो करते ही नहीं है, तो ये डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से कम होना चाहिए था। अपन ने बोला था ना जब स्लैब की भी बात करी थी, तो अब यहां पर एक और कांस्टेंट आ जाता है KS, ये KS की वैल्यू होती है 0.5 प्लस बीटा, और ये शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए। ओके, 0.5 प्लस बीटा, और ये बीटा क्या है, रेशियो ऑफ शॉर्टर डायमेंशन टू लॉन्गर डायमेंशन LX/LY, और ये अपने केस में हो जाएगा B/L। ठीक है, अगर ये शॉर्टर डायमेंशन है और ये लॉन्गर डायमेंशन है B/L, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ पंचिंग शेयर का था, और ये अपने को पता होना चाहिए ये कैसे निकलता है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर, और आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। क्लियर, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नोट देखो, इंपॉर्टेंट नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक अपन ने क्या देखा, बेंडिंग मोमेंट और शियर के क्रिटिकल सेक्शन देखे। अब बात करते हैं जो थिकनेस ऑफ फुटिंग होती है वो किससे गवर्न होती है, डिजाइन ऑफ शियर से। ठीक है, हम जो शियर का चेक लगाएंगे उससे क्या निकलेगी, हमारी थिकनेस निकलेगी, और जो रिइंफोर्समेंट का एरिया निकलेगा वो किससे निकलेगा, मोमेंट से निकलेगा। ये पूछा जाता है हमेशा, क्या पूछा जाता है कि थिकनेस ऑफ फुटिंग इज गवर्न्ड बाय शियर, इज गवर्न्ड बाय शियर फोर्स। ठीक है, अब शियर दोनों चेक करना पड़ेगा अपने को, 1 वे भी और 2 वे भी, पहला। और सेकंड, एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट, जो स्टील इन रिइंफोर्समेंट का एरिया होता है वो किससे गवर्न होगा, मेरा बेंडिंग मोमेंट से। स्टील गवर्न्ड बाय बेंडिंग मोमेंट्स। ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट हमें क्रिटिकल सेक्शन हमें पता ही है कैसे निकालना है, अब किस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट नोट था। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे टेंसाइल रिइंफोर्समेंट की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो 5th नंबर था डिजाइन कंसिडरेशन का, टेंसाइल रिइंफोर्समेंट। क्लियर, ये भी आपको देखो बहुत सिंपल है, मैं सिर्फ और सिर्फ डायग्राम की हेल्प से ही समझाऊंगा, क्योंकि इसमें नोट्स आपको थ्योरेटिकल वे में पूरा आपको मिल चुका है ऑलरेडी, आप जाके टेलीग्राम लिंक पे आप देखो। ठीक है, अब देखो, ये वापस मेरी फुटिंग, ये डायमेंशन B है, ये L ले लो लंबी, ये L ले लो, ये B ले लो। ठीक है, अब जो एक टेंसाइल रिइंफोर्समेंट का क्लॉज होता है वो ये कहता है कि अगर मान लो क्या है, मेरा 1 वे शियर है, ठीक है, यानी अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही 1 वे शियर में अपन क्या करते थे, 1 वे शियर में जो मेरा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड होता था वो एक ही डायरेक्शन प्रोवाइड होता है। तो जो 1 वे शियर की बात होगी पहले, अगर फॉर 1 वे फुटिंग बोल दो या 1 वे शियर के लिए बात करते हैं, अगर मेरा 1 वे शियर है तो मेरा जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, अलोंग दी व्हाट, शॉर्टर डायमेंशन, ऐसे। ठीक है, अलोंग दी शॉर्टर डायमेंशन फॉर 1 वे शियर रिइंफोर्समेंट इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ये पहला चीज, ये तो सबको पता है। अब बात होगी अगर 2 वे है। ठीक है, 2 वे में अपन ने देखा था ना, जब मेन रिइंफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट दोनों, अब मेरी इस डायरेक्शन में भी रिइंफोर्समेंट आएगा ना। तो बात करूं अगर 2 वे की, ये तो सबको पता है, ये देखो वही वापस स्लैब का रिवीजन हो रहा है। ठीक है, अगर मैं 2 वे स्लैब की बात करूं, सॉरी 2 वे शेयर फुटिंग की बात करूं, देखो वही है, स्लैब ही तो डिजाइन कर रहे हैं, करना क्या है अपन को, 2 वे फुटिंग की बात करूं या 2 वे शेयर की बात करूं, तो जो टेंसाइल रिइंफोर्समेंट आएगा लॉन्गर डायमेंशन में तो अभी वापस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बट
शॉर्टर डायमेंशन में अपन को क्या करना पड़ेगा, एक सेंट्रल बैंड बनाना पड़ेगा, ठीक है, सेंट्रल बैंड। ये आपको एग्जैक्टली क्लॉज मिल जाएगा आपको इसका टेंशन रिइंफोर्समेंट का, ठीक है। ये लेंथ हो जाएगी b और ये हो जाएगी अब इसकी रिमेनिंग l माइनस बी बाई कंप्लीट टू हाफ हाफ, जितना भी बचेगा, ठीक है। ये सेंट्रल बैंड बोलते हैं इसको, सेंट्रल बैंड। क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं बताऊंगा। इसका रिइंफोर्समेंट पूछा जाता है कि इस सेंट्रल बैंड में अपन कितना रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ये एंड बैंड्स, ठीक है, ये छोटा सा क्लॉज है बट अपने को इंपॉर्टेंट है, अपन कुछ भी छोड़ने ये नहीं, फुटिंग में ये चीज़ें कोई नहीं पढ़ता है, L माइनस बी बाई टू, क्योंकि ये बहुत ही कम रेयर चांस में पूछा गया है ये चीज़, बट अपन को फिर भी कोर्स कंप्लीट करना है, ओके। सेंट्रल बैंड, ठीक है। अब क्या होता है कि अपन जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं इसमें, ठीक है भाई, लॉन्गर डायमेंशन का तो क्लियर है यूनिफॉर्मली। अब जब शॉर्टर डायमेंशन की बात करेंगे, किसके लिए, टू वे के लिए, ये आपको पूरा थ्योरेटिकल वे में मिल जाएगा, बट मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। तो जो सेंट्रल बैंड का जो रीइंफोर्समेंट होता है, ठीक है, वो अलग होगा, दिखती बात है, क्लियर। और एंड बैंड्स का अलग होगा, वो कितना होगा वो अभी देखो, ठीक है। वो होगा हमारे पास 2/β+1, यार जगह ही नहीं बची, चलो हटा देते हैं इसको, डायग्राम को यहाँ पर लिख देते हैं, ऊपर इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ ना, कि रीइंफोर्समेंट कितना, वैल्यू कितनी होगी उसकी, ठीक है। ये टू वे शेयर की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ, ये बात होगी रीइंफोर्समेंट इन द सेंट्रल बैंड, इन सेंट्रल बैंड। देखो रीइंफोर्समेंट इन दी सेंटर, इस वाले बैंड में जो रीइंफोर्समेंट अपन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इस बैंड में, ये किसकी बात हो रही है, ओनली फॉर ओनली इन शॉर्टर डायमेंशन की बात हो रही है। लॉन्गर डायमेंशन में अपन वापस वही सेम जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया था वैसे ही करेंगे, क्लियर। तो जो रीइंफोर्समेंट इन सेंट्रल बैंड है वो कितना होगा, 2/β+1, 2/β+1 मल्टीप्लाई बाई टोटल रीइंफोर्समेंट इन शॉर्टर डायमेंशन। इस पूरी डायमेंशन में अगर जितना भी रीइंफोर्समेंट है, मान लो x है, तो उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2/β+1 से। ये पूछा गया है, ये कोफिशिएंट 2/β+1, ठीक है। इस सिर्फ और सिर्फ, और बाकी बचेगा जितना, मान लो उसको अपन हाफ हाफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एंड बैंड्स पर, ठीक है। तो ये 2/β+1 और ये बीटा क्या है, इस बार ये बीटा देखो अलग है, इसको बीटा, वो जो बीटा था ना वो शॉर्टर टू लॉन्गर डायमेंशन था, ये लॉन्गर टू शॉर्टर डायमेंशन है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बीटा कुछ वैसे तो एग्जैक्टली वो जो था ना अपना KS टाउ C, ठीक है, इसमें क्या था, KS 0.5 प्लस बीटा C था, ठीक है, ये ध्यान रख देना, इसको बीटा C से बोलते हैं अलग, मैंने सिर्फ बीटा लिख दिया था जो पिछले वाले केस में, ठीक है। तो ये लॉन्गर डायमेंशन टू शॉर्टर डायमेंशन होता है, ध्यान रखना, यहाँ गड़बड़ होती है, हमेशा अपन बीटा शॉर्टर टू लॉन्गर से ध्यान रखते हैं, बट इसमें जो बीटा होता है ना वो लॉन्गर टू शॉर्टर डायमेंशन होती है रेशियो, मतलब Ly/Lx, यानी इस केस में हो जाएगा L/B, ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं अपन। ये देखो सारे अपने क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैंने ये क्लॉजेस बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन बनते हैं फुटिंग के, इन्हीं के ऊपर बनते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ लोड। ये भी इंपॉर्टेंट एक क्लॉज है कि जो हमारे रीइंफोर्समेंट के ऊपर, जो हमारी फुटिंग के ऊपर लोड्स आते हैं वो कैसे, कंक्रीट की कितनी बियरिंग स्ट्रेस होती है, क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, किस एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सब हमें यहां से पता चलता है इस क्लॉज से। एट बेस ऑफ द कॉलम, एट बेस ऑफ द कॉलम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है और इसका क्लॉज नंबर भी मेरे पास लिखा हुआ है 34.4 है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर डायग्राम, ये मेरा एक कॉलम है, यहां पर मेरा एक मैं फुटिंग बना रहा हूं। अब ये एलिवेशन है, ठीक है, मैंने जो पहले जो बना रहे थे ना सारे वो प्लान थे, ओके। अब बताओ ये लोड आ रहा है, ये ऊपर से कोई लोड आया, अब इसका लोड किस पे ट्रांसफर होगा, इधर जो फुटिंग है होगा, तो मैं यहां नाम दे रहा हूं, एक तो इधर इस सेक्शन पर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहां, ठीक, और यहां की भी मैं बात कर रहा हूं ओनली फॉर ओनली दिस एरिया, क्योंकि कंक्रीट अभी तो जो कॉलम है वो पूरे किस एरिया पे लगा है, यहाँ पे जस्ट कॉलम है वो कितने पर है, सिर्फ इस एरिया की बात करूंगा, ओके, इस एरिया की बात करूंगा। यहाँ ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये पूरा लेंगे, इसको मैं नाम दूंगा A2, ठीक है, ध्यान रखना ये A2 बोल रहा हूँ यहाँ पर, ओके। और ये जो एरिया अब जितना वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा फुटिंग को, अब कुछ ऐसे लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पर अब जैसे ये एरिया है,
ठीक है, जैसे ये वाला एरिया है ये अब, और ये जो कंप्लीट बेस पर जो पूरा एरिया है उसको मैं नाम दूंगा A1। ठीक है, क्या बोला मैंने, एरिया ऑफ कंक्रीट अंडर द बेस, ये पूरा जो बेस है इसके ऊपर जो एरिया है वो है A1, और ये जो यहाँ पर है एट द बेस ऑफ द कॉलम, ये बेस ऑफ द फुटिंग है, ये क्या है, बेस ऑफ द फुटिंग है, और वो क्या है, A2 क्या है, ये क्लॉज इनके ऊपर है इसलिए मैं A1 और A2 नाम दिया, और एग्जैक्टली इसी क्लॉज में गिवन है यही। A2 क्या है, अपना एरिया एट बेस ऑफ कॉलम। क्लियर? अच्छा, ये तो बात हुई, ये A2 की बात हुई, ये A1 की बात हुई, ये अभी आपको फोटो समझाया है। क्लियर? बट पहले, उससे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस। ये देखो नया वर्ड आया, मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इसका अच्छे से समझ में आया था, ये व्हाट इज दी बियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, आपको अगर बियरिंग स्ट्रेस के बारे में नहीं पता है, जाके आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मेरा लेक्चर देखो। ठीक है, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, किसका परमिसिबल, किस पर, कंक्रीट पर, है ना। तो परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑन फुल एरिया ऑफ कंक्रीट, ये डायरेक्ट पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, इसको लिखते हैं सिग्मा BR, ये होता है 0.25 FCK इन WSM, एंड सिग्मा BR होता है 0.45 FCK इन LSM, ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑन फुल एरिया ऑफ द कंक्रीट, सिग्मा BR 0.25 FCK एंड सिग्मा BR 0.4 FCK अगर LSM है तो। आपको LSM WSM एकदम क्लियर ऑलरेडी हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आओ इस क्लॉज में, यहां ये जो क्लॉज बोलता है, ये क्लॉज बोलता है कि भैया, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, वापस बात आएगी, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन फुटिंग। अभी कहां बात हुई थी, यहां इसके ऊपर तक बात हुई थी अभी तक सिर्फ कंक्रीट का, अब फुटिंग के अंदर आ गए अपन, कंक्रीट इन फुटिंग, ये कितना होगा भाई। अभी तो अपन ने सिर्फ जो परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट देखा था 0.25 FCK, कहां पर, जनरल वे में, कि भैया इसके यहां पर, अभी फुटिंग के अंदर नहीं आए हैं, क्योंकि फुटिंग के अंदर सब मामला उल्टा हो जाता है, सब चेंज हो जाता है, सब चीजें। ठीक है, तो फुटिंग के अंदर क्या होगा, तो फुटिंग के अंदर परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट होगी, ये आएगा सिग्मा BR, इसकी वैल्यू होगी 0.45 FCK अंडर रूट, अब देखो ये वर्ड आया, ठीक है, 0.45 FCK। अब देखो वही बात है, यहाँ पर 0.45 FCK, यानी ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, LSM की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ 0.25 FCK लिख रहा था तो किसके बात करता मैं, WSM की बात करता। ओके, ये आएगा अपॉन A1 अपॉन A2। ठीक है, ये एक का ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन फुटिंग, अगर सिर्फ कंक्रीट की बात करूंगा तो 0.25 FCK और 0.45 FCK। ठीक है, इधर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी हो जाएगी, 4, देखो है कि नहीं। तो ये आया, और एक और क्लॉज होता है कि ये जो अंडर रूट A1 अपॉन A2 है ना, ये हमेशा लेस देन 2 होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्लॉज इंपॉर्टेंट है कि अंडर रूट A1 अपॉन A2 क्या होगा, देखो A1 अपॉन A2 शुड बी लेस देन 2। ओके, क्लियर। और ये जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप होता है ना, ये 1:2 का होता है। ठीक है, ये अपन ऐसे कर रहे हैं ना, ये चीज क्लियर, बहुत सिंपल। आगे बढ़े, ये शुड बी लेस देन इक्वल टू लगा लो, अंडर रूट A1 अपॉन A2, A1 पता है ये वाला एरिया बेस पर, और A2 मतलब एट द बेस ऑफ द कॉलम, शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। क्लियर। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारा, एकदम बिल्कुल बेसिक, फिर फुटिंग एकदम कंप्लीट हो जाएगी। अपन ने एक एक चीज देख लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा फुटिंग में। आपको फिर भी कुछ अगर चीज बचती की, वो अपन किससे कर लेंगे, क्वेश्चंस की हेल्प से सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। क्लियर। लास्ट एक छोटा सा और क्लॉज होता है डॉवेल बार्स का, ठीक है, वो अपन देख लेंगे और फिर फुटिंग अपना कंप्लीट। अब देखो क्या होता है, अभी परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस देखा अपन ने। अब जब अगर वो कम पड़ रहा है, ठीक है, ये कॉलम मेरा बड़ा बना दिया, कॉलम छोटा सा कर देते हैं, ठीक, ये कॉलम और ये मेरी फुटिंग। जो कॉलम के लॉन्गिट्यूडनल बार्स होते हैं ना, ये कॉलम्स के लॉन्गिट्यूडनल बार्स को अपन क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं फुटिंग में, तो ये कहलाएंगे मेरे डॉवेल बार्स। ठीक है, और ये क्या कहलाएगी, एंकरेज लेंथ, ये सबको पता है।
एंकरेज बार्स थोड़ी एंकरेज लेंथ। ठीक है, अब इनका कोई क्लॉज होता है कि मिनिमम कितनी बार रखूं, ठीक है, क्या एरिया रखूं, ये चीज समझ में आई। ये चीज क्या कर रहा हूं, ये जो कॉलम की रिइंफोर्समेंट है, अब ये इसका रिइंफोर्समेंट तो ऑलरेडी है, ठीक है, फुटिंग में तो ऑलरेडी रिइंफोर्समेंट है, बट अब ये जो परमिसिबल इसका जो कंक्रीट की जो अब स्ट्रेंथ अगर अपने को कम पड़ रही है और लोड ज़्यादा ही है, तो अपन क्या करते हैं, ये जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं किसके, कॉलम के, ये कॉलम है ना ऊपर, ये आगे इधर फुटिंग कॉलम ऊपर है, ऊपर तक कंटिन्यू है, तो अपन क्या करते हैं, ये इनके जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स है कॉलम के, वो अपन एक्सटेंड कर लेते हैं फुटिंग के अंदर, ठीक है, ऐसे। ओके, तो अगर अपन मैं ढंग से बताऊं तो इसको बोलेंगे अपन डॉवेल बार्स, एग्जैक्टली, ठीक। और इसका क्या क्राइटेरिया होता है, इसका क्राइटेरिया होता है हमारा कि मिनिमम 4 बार्स तो हमें प्रोवाइड करनी ही करनी है, मिनिमम 4 बार्स इज प्रोवाइडेड, पहली बात, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा गया है कि डबल बार्स की मिनिमम कितनी क्वांटिटी होती है, 4 बार, हाँ, कम से कम हमें 4 तो करने ही करने हैं। और जो डायमीटर ऑफ द डबल्स है, डायमीटर ऑफ द डबल्स है, उसका क्या क्राइटेरिया है, उसका क्राइटेरिया है ये जो है, ये डायमीटर +3, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, डायमीटर ऑफ कॉलम, ठीक है, डायमीटर ऑफ कॉलम +3 से क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, डायमीटर ऑफ डबल बार्स इसका। ओके, फिर नेक्स्ट एक और लास्ट बचता है कि मिनिमम एरिया टू बी एक्सटेंडेड, कितना एरिया अपन करेंगे, मिनिमम एरिया ऑफ एक्सटेंडेड, जो हम यहाँ रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे ना, जितना हमें कितना, ये पता थोड़ी भाई 4 बार तो पता चल गया, ये 4 नंबर ऑफ बार्स तो 4 पता चल गई, पर कितना एरिया वो कैसे पता चलेगा, कि मिनिमम एरिया ऑफ एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनल बार्स वो कितना होगा, 0.5%, किसका 0.5% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोर्टेड, क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोर्टेड, क्लियर, कॉलम ऑफ सपोर्टेड कॉलम, ठीक है, इसका कॉलम के क्रॉस सेक्शन एरिया का 0.5% ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोर्टेड कॉलम लिख दो डायरेक्टली, ठीक है। तो ये आ गया मिनिमम एरिया ऑफ एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनल बार्स। इस बार्स को मैं जो कह रहा हूं कितना एरिया मिनिमम करना है, 0.5% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम, ठीक है, ऑफ सपोर्टेड कॉलम, यहाँ एक ही बात है वैसे, ठीक है। चलो हो गया कंप्लीट, डबल बार्स भी यहाँ पर अपना फुटिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अपन ने बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन किए पहले, फिर थोड़े टफ के भी किए अपन ने, अब अपन पूरे कंप्लीट आरसीसी के रैंडम क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे उसके बाद अपन करेंगे पूरा का पूरा कोड को रिवाइज, ठीक है। पूरा अपन बेसिकली बिल्कुल कोड को फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक अपन सारे क्लॉजेस देखेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे, और फिर अपन लास्ट में क्या कर लेंगे, जो क्वेश्चन रिमेनिंग बचते हैं, वैसे तो क्वेश्चन की हेल्प से ही अपन स्टेयरकेस, फुट और वो क्या बोलता है वाटर टैंक और रिटेनिंग वॉल, ये सब क्वेश्चन की हेल्प से ही सारा हो जाता है, क्योंकि इनको अलग से बताने का कुछ है नहीं इनमें, ठीक है। फिर भी अपन अगर मिलेगा अपने को टाइम तो अपन पूरा का पूरा ये जो स्टेयरकेस है और ये वाला पार्ट भी अपन एंड में कर लेंगे, क्लियर। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंटीग्रेट इट। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrate It.